तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेथ रेस नाम की इस बेहतरीन मूवी के अगले पार्ट के बारे में, जो कि हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दें और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एक डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे पॉल डब्ल्यूएस एंडरसन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें जेसन स्टैथम, टायरेस गिब्सन, इयान मैकशेन और जॉन एलन ने अभिनय किया है। हालांकि समीक्षाओं और विपणन सामग्रियों में इसे 1975 की फिल्म डेथ रेस 2000, जो कि इब मेल्चियोर की लघु कहानी द रेसर पर आधारित है, की रीमेक बताया गया है। निर्देशक पॉल डब्ल्यू.एस. एंडरसन ने डीवीडी कमेंट्री में कहा कि उन्होंने इस फिल्म को एक प्रीक्वल के रूप में देखा था। 2002 से ही रीमेक का निर्माण कार्य चल रहा था। हालांकि शुरुआती पटकथाओं की अस्वीकृति के कारण निर्माण में देरी हुई। फिर पैरामाउंट पिक्चर्स और निर्माता जोड़ी टॉम क्रूज और पाउला वैगनर, बाद में क्रूज के बिना निर्माता थे, के बीच विवाद के बाद इसे वापस ले लिया गया। डेथ रेस को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने खरीद लिया और एंडरसन लेखन और निर्देशन के लिए फिर से परियोजना में शामिल हो गए। अगस्त 2007 में मॉन्ट्रियल में फिल्मांकन शुरू हुआ और पूरा प्रोजेक्ट 22 अगस्त 2008 को रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $76 मिलियन की कमाई की। श्रृंखला में 3 डायरेक्ट टू वीडियो फिल्में रिलीज की गई: डेथ रेस 2 2010, डेथ रेस 3 इन्फर्नो 2013 और डेथ रेस बियॉन्ड एनार्की 2018। कथानक 2012 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पतन और उसके बाद अपराध दर में वृद्धि के कारण निजीकृत जेलों का उदय हुआ। ऐसी ही एक जेल है टर्मिनल आइलैंड पेनिटेंटियरी, जिसकी वार्डन क्लेयर हेनेसी इंटरनेट पर डेथ रेस नामक एक वाहन युद्ध रेसिंग श्रृंखला के प्रसारण से लाभ कमाती है। पूरे सीजन में टर्मिनल आइलैंड के कैदी अपनी आज़ादी जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में काटे गए ट्रैक पर विशेष रूप से संशोधित, हथियारबंद और बख्तरबंद कारों में एक दूसरे से लड़ते हैं। 2020 में एक रेस के अंत में फ्रैंकनस्टाइन नामक एक नकाबपोश ड्राइवर फिनिश लाइन के करीब पहुंच रहा है। उसका प्रतिद्वंद्वी मशीन गन जो उसका पीछा कर रहा है। उसका नेविगेटर केस रिपोर्ट करता है कि उसके सभी रक्षात्मक हथियार खराब हो गए हैं। उसके विरोध के बावजूद फ्रैंकनस्टाइन जो को पहले फिनिश करने से मना कर देता है। फ्रैंकनस्टाइन के आग्रह पर केस खुद को कार से बाहर निकाल लेती है, इससे पहले कि जो फिनिश लाइन पार करते समय उसे नष्ट कर दे। औद्योगिक कर्मचारी और भूतपूर्व अपराधी जेनसन एम्स अपने परिवार का भरणपोषण करने के लिए संघर्ष करता है। जब वह जिस स्टील मिल में काम करता है वह बंद हो जाती है, तो वह अपनी पत्नी सूजी और अपनी नवजात बेटी पाइपर के पास घर लौटता है। एक नकाबपोश हमलावर उसे बेहोश कर देता है। जेनसन अपने हाथ में खून से सना चाकू लेकर उठता है। सूजी पास में ही मृत पड़ी है और पुलिसकर्मी उसके घर में घुसकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जबकि पाइपर को पालन पोषण के लिए रखा जाता है। 6 महीने बाद जेनसेन को टर्मिनल आइलैंड जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हेनेसी की दूसरी कमान उल्रिच जेनसेन को अपने कार्यालय में बुलाती है। वह उसे बताती है कि फ्रैंकस्टीन की मृत्यु पिछली रेस के अंत में लगी चोटों के कारण हुई थी और जेनसेन को मुक्त करने की पेशकश करती है यदि वह फ्रैंकस्टीन की कार चलाकर एक और रेस जीतता है। जेनसेन प्रस्ताव स्वीकार करता है और कोच, गनर और लिस्ट से मिलकर फ्रैंकस्टीन के रखरखाव दल से मिलता है। वे जेनसेन को समझाते हैं कि हेनेसी चाहती है कि वह फ्रैंकस्टीन बने ताकि डेथ रेस के मुनाफे और दर्शकों को फिर से बनाया जा सके, जो फ्रैंकस्टीन के गायब होने के बाद से आधे हो गए हैं। 3 दिवसीय रेस के पहले दिन जेनसेन की मुलाकात केस से होती है। रेस के दौरान उसके वाहन का रक्षात्मक उपकरण फिर से रहस्यमयी ढंग से खराब हो जाता है। जेनसेन का ध्यान भटक जाता है
और वह जो के कारण अचंभित रह जाता है जब वह देखता है कि पेचेंको उसी नकाबपोश हमलावर की तरह उसके प्रति हाथ का इशारा कर रहा है, जिससे जेनसेन को एहसास होता है कि पेचेंको ने ही उसकी पत्नी को मारा था। जेनसेन पेचेंको का सामना करता है और रेस के बाद उस पर हमला करता है, जिससे पेचेंको को सच्चाई स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हेनेसी ने उसे जेनसेन को फंसाने का आदेश दिया था ताकि वह फ्रैंकस्टीन की जगह किसी और को रख सके। दूसरे दिन जेनसेन ने केस को धमकी दी कि अगर उसने खराबी के बारे में सच्चाई नहीं बताई तो वह उसे बाहर निकाल देगा। केस ने स्वीकार किया कि उसने फ्रैंकस्टीन की कार में तोड़फोड़ की ताकि वह जीत न सके और डेथ रेस छोड़ न सके। वह और जो मिलकर ड्रेडनॉट नामक एक बहुहथियार टैंकर ट्रक को नष्ट करते हैं, जिसे रेटिंग बढ़ाने के लिए जोड़ा गया था। टैंकर द्वारा अधिकांश जीवित रेसर्स का नरसंहार करने के बाद वार्डन के क्रोध के कारण दूसरे रेस के दिन के अंत तक जेनसन और जो को छोड़कर सभी रेसर्स मारे जाते हैं। हेनेसी उल्रिच को आदेश देती है कि अगर जेनसन जीत जाता है तो वह उसकी कार के नीचे बम लगा दे, क्योंकि वह जानती है कि वह हमेशा फ्रैंकनस्टीन का रूप धारण करने के लिए किसी और व्यक्ति को ढूंढ सकती है। जेनसन, जिसने महसूस किया है कि हेनेसी का शुरू से ही किसी को अपनी स्वतंत्रता जीतने देने का इरादा नहीं था, रेस के बाद जो के पास जाती है और सुझाव देती है कि वे बात करें। अंतिम रेस में हेनेसी जानबूझकर जो को जेनसन की कार पर गोली चलाने की अनुमति देता है, जबकि जेनसन जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ हो जाता है। जेनसन जो से संपर्क करता है, सुझाव देता है कि वे फिर से सहयोग करें, जिसके बाद वे एक कमजोर दीवार को नष्ट करके उसमें से निकल जाते हैं। हेनेसी बम को सक्रिय करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसे कोच ने हटा दिया था और अलग कर दिया था। वह हेलीकॉप्टरों को पीछा करने का आदेश देती है, लेकिन जेनसन कार से बाहर कूद जाता है और केस उसकी जगह ले लेता है। केस को पकड़ लिया जाता है, जबकि जो और जेनसन एक मालगाड़ी पर भाग जाते हैं। बाद में हेनेसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेटिंग के कारण भेजा गया एक उपहार खोलती है, जिसमें उसे जेनसन की कार पर लगाया गया बम मिलता है। कोच बम को विस्फोटित करता है, जिससे हेनेसी और उल्रिच की मौत हो जाती है। फिर वह दर्शकों की ओर मुड़ता है और कहता है, मुझे यह गेम बहुत पसंद है। 6 महीने बाद और 2000 मील दूर जो और जेनसन पाइपर के साथ फिर से मिलते हैं। उन्हें मेक्सिको में मैकेनिक के रूप में काम करते हुए दिखाया जाता है और जल्द ही वे केस के साथ फिर से मिल जाते हैं। कास्ट: जेसन स्टैथम जेनसन एम्स के रूप में एक झूठा आरोप लगाया गया दोषी कैदी, जिसे अखाड़े में गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उससे पहले आए आदमी से फ्रैंकस्टीन नाम लेता है। वह रेस में 2 रेसर्स, ट्रेविस कोल्ट और स्लोवो पेचेंको को मार देता है। जॉन एलन हेनेसी के रूप में एक क्रूर जेल वार्डन जो डेथ रेस का नियंत्रक है। इयान मैकशेन कोच के रूप में फ्रैंकस्टीन के वफादार प्रमुख मैकेनिक और एक स्वैच्छिक कैदी, क्योंकि उसे लगता है कि बाहरी दुनिया पर्याप्त योग्य नहीं है। टायरेस गिब्सन मशीन गन जो के रूप में एक समाज विरोधी रेसर जो जेल से भागने के लिए डेथ रेस का उपयोग करना चाहता है। वह अकेले पुरुष नाविकों का उपयोग करता है, क्योंकि उसे अपने नाविकों को मारने या दौड़ के दौरान उन्हें मरने की आदत है। उसने 3 रेस जीती है, 16 रेसर्स, हेक्टर ग्रिम सहित, को मार डाला है और जीतना चाहता है ताकि वह मियामी के लिए निकल सके। नताली मार्टिनेज केस के रूप में फ्रैंकस्टीन की नाविक अपने पति, एक अपमानजनक पुलिस अधिकारी की हत्या के लिए जेल में उसे सेवा करने के लिए कुछ साल बाकी है, और फ्रैंकस्टीन नाइल्स यॉर्क की कार में तोड़फोड़ करने के बदले में उसे रिहाई के कागजात दिए गए थे। मैक्स रयान पेचेंको के रूप में एक रूसी प्रतिद्वंद्वी ड्राइवर जिसके साथ एम्स कई बार भिड़ता है, जिसने एम्स की पत्नी को भी मार डाला और इसके लिए उसे दोषी ठहराया। वह जेल में आर्यन ब्रदरहुड का नेता है। उसने 3 रेस जीती है
और 9 रेसर्स को मार डाला है। जेसन क्लार्क उलरिच, हेनेसी का दूसरा कमांडर और क्रूर जेल प्रहरी। फ्रेडरिक कोहलर लिस्ट्स के रूप में फ्रैंकनस्टाइन के पिट क्रू का एक और सदस्य और एक बाध्यकारी डेटा कलेक्टर। वह अपनी अपमानजनक मां की हत्या के लिए जेल में है। जैकब वर्गास, गन्नर, फ्रैंकस्टीन का कार मरम्मत करने वाला। जस्टिन मैडर ट्रेविस कोल्ट के रूप में एक बदनाम पूर्व नस्कर ड्राइवर जो रेस जीतकर अपना करियर फिर से बनाना चाहता है। उसने 2 रेस जीती है और 5 रेसर को मार डाला है। रॉबर्ट लासार्डो ग्रिम के रूप में रेस में भाग लेने वाला एक प्रमाणित मनोरोगी जो हेनेसी से प्यार करता है और उसकी पूजा करता है। वह उसे हिंदू देवी काली का अवतार मानता है। उसने 2 रेस जीती है और रेस में 12 लोगों को मार डाला है। रॉबिन शॉ 14 के रूप में 10वीं पीढ़ी के ट्रायड सदस्य जिन्हें बिजनेस स्कूल भेजा गया, जिनके पास से डिग्री है। उन्होंने 2 रेस जीती है और 7 रेसर्स को मार गिराया है। उन्होंने डेथ मैच में 14 फाइटर्स को मार गिराया। डेविड कैराडाइन, फ्रैंकनस्टाइन वॉयस ओवर, डेथ रेस के इतिहास में सबसे लोकप्रिय ड्राइवर। कैमियो वॉयस ओवर, 1975 की मूल फिल्म डेथ रेस 2000 से अपनी भूमिका को दोहराते हुए। पॉल विलियम स्कॉट एंडरसन, जन्म 4 मार्च 1965, एक अंग्रेजी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है जो अक्सर विज्ञान कथा फिल्में और वीडियो गेम रूपांतरण बनाते हैं। एंडरसन ने ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्म शॉपिंग 1994 के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। उन्हें अपनी दूसरी फिल्म मॉर्टल कॉम्बैट 1995 से व्यावसायिक सफलता मिली, जो यूएस में बनी थी, जो मिडवे गेम्स के इसी नाम के पहले कुछ वीडियो गेम पर आधारित थी। उन्हें रेसिडेंट ईविल फिल्म श्रृंखला 2002 से 2016 की पहली 6 लाइव एक्शन फिल्मों के पीछे रचनात्मक आवाज के रूप में जाना जाता है, जिसमें मिली जोवोविच, जिनसे उन्होंने 2009 में शादी की, ने अभिनय किया है, और यह कैपकॉम वीडियो गेम श्रृंखला के समान नाम पर आधारित है। श्रृंखला की पहली 6 लाइव एक्शन फिल्में, जिनमें से 4 का निर्देशन एंडरसन ने किया, ने सामूहिक रूप से दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की है। एंडरसन की अन्य उल्लेखनीय फिल्में डेथ रेस 2008, 1975 की डेथ रेस 2000 का रीमेक प्रीक्वल और महाकाव्य रोमांटिक ऐतिहासिक आपदा पोम्पेई 2014। एंडरसन और निर्माता जेरेमी बोल्ट ने 1992 में इम्पैक्ट पिक्चर्स की स्थापना की, जिसके तहत एंडरसन की अधिकांश फिल्में बनाई गई है। प्रारंभिक जीवन। एंडरसन का जन्म इंग्लैंड के नॉर्थ टाइनसाइड के वॉलसेंड में हुआ था। 9 साल की उम्र में उन्होंने सुपर 8 फिल्म कैमरे से फिल्में बनाना शुरू कर दिया था। 3 इंग्लैंड के न्यूकैसल अपॉन टाइन में रॉयल ग्रामर स्कूल में पढ़ने के बाद वे फिल्म और साहित्य में बीए की डिग्री के साथ वारविक विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। कैरियर। एंडरसन ने ब्रिटिश क्राइम ड्रामा फिल्म कॉमेडी सीरीज LCID पर एक लेखक के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू किया, जो 1990 से 1992 तक 3 सीरीज तक चला, और इसके पहले 2 में अल्फ्रेड मोलिना ने अभिनय किया। उन्होंने निर्माता जेरेमी बोल्ट से मुलाकात की और उन्होंने 1992 में इम्पैक्ट पिक्चर्स की स्थापना की, जो एंडरसन की खुद की एक एक्शन क्राइम ड्रामा स्क्रिप्ट से निर्देशक के रूप में फीचर फिल्म की शुरुआत के लिए पैसे जुटाने की तलाश में था, जिसे शॉपिंग कहा जाता था। फंडिंग हासिल करने में काफी परेशानी के बाद 3 शॉपिंग, जिसमें सीन पर्टवे, जूड लॉ अपनी पहली फीचर फिल्म भूमिका में और सैडी फ्रॉस्ट ने अभिनय किया, 1994 में यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। 2 ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन के सेंसर फिल्म की हिंसा से खुश नहीं थे। 5 6 एंडरसन ने शॉपिंग को चैनल 4 फिल्म्स को प्रेरित करने का श्रेय दिया, जिसने इसे वित्तपोषित किया था। साथ ही डैनी बॉयल की अधिक सफल शैलो ग्रेव और ट्रेन सपोर्टिंग फिल्मों को भी वित्तपोषित किया, जिसके बारे में उनका मानना है कि आलोचकों ने बाद के वर्षों में उनकी फिल्म का अधिक सकारात्मक प्रकाश में पुनर्मूल्यांकन किया। युवाओं के बारे में ब्रिटिश फिल्मों की एक नई लहर में पहली फिल्मों में से एक के रूप में
7. शॉपिंग एंडरसन की एकमात्र ब्रिटिश फिल्म है। 2. क्योंकि वे अमेरिकी और मुख्य भूमि यूरोपीय फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, उन्होंने कभी खुद को ब्रिटिश फिल्म निर्माता के रूप में नहीं सोचा था। जब शॉपिंग को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में स्वीकार किया गया, तो अमेरिकी स्टूडियो ने इसके अपेक्षाकृत छोटे $2 मिलियन के बजट के बावजूद इसके प्रभावशाली रूप और शैली को देखा। मॉर्टल कॉम्बैट और व्यावसायिक सफलता। एंडरसन ने 1995 में फंतासी मार्शल आर्ट वीडियो गेम रूपांतरण मॉर्टल कॉम्बैट का निर्देशन किया था। केविन द्रोनी द्वारा लिखित पटकथा का प्रयोग करते हुए यह फिल्म मिडवे गेम्स के वीडियो गेम फ्रेंचाइजी की पहली प्रविष्टि मॉर्टल कॉम्बैट पर आधारित थी, हालांकि तत्वों और पात्रों को मूल गेम के सीक्वल मॉर्टल कॉम्बैट 2 से उधार लिया गया था। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी थी, जिसमें लियू कांग के रूप में रॉबिन शॉ और रेडेन के रूप में क्रिस्टोफर लैम्बर्ट शामिल थे। एंडरसन को इस परियोजना में दिलचस्पी इसलिए हुई क्योंकि वह अक्सर आर्केड में यह गेम खेला करते थे। प्रोडक्शन कंपनी ने शॉपिंग के निपुण दृश्य स्वभाव के आधार पर उन्हें काम पर रखने का फैसला किया, जिसे बहुत कम बजट में फिल्माया गया था। एंडरसन, जो उस समय दृश्य प्रभावों या लड़ाई के दृश्यों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परीक्षण स्क्रीनिंग से मिले फीडबैक के आधार पर अतिरिक्त लड़ाइयों को जोड़ने के लिए फिल्म में बड़े पैमाने पर फिर से शूटिंग की गई, जिसमें वीडियो गेम फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों ने भाग लिया था। प्रोडक्शन कंपनी ने अगस्त 1995 में मॉर्टल कॉम्बैट को रिलीज करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि फिल्म समर ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। सुपर मारियो ब्रदर्स, डबल ड्रैगन और स्ट्रीट फाइटर जैसे पिछले वीडियो गेम रूपांतरणों को विशेष रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली थी। हालांकि स्ट्रीट फाइटर एक व्यावसायिक सफलता थी, डबल ड्रैगन भी नहीं तोड़ पाया, जबकि सुपर मारियो ब्रदर्स एक कुख्यात बॉक्स ऑफिस बम बन गया। मॉर्टल कॉम्बैट को आलोचकों द्वारा बेहतर प्राप्त हुआ, जिन्होंने इसे नकारात्मक रिसेप्शन के लिए मिश्रित दिया। 9-10 आलोचकों ने वातावरण, दृश्यों और लड़ाई के दृश्यों की प्रशंसा की, लेकिन कथानक, संवाद और अभिनय की आलोचना की। 11 नतीजतन, यह यूएस बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में 3 हफ्ते तक टिकी रही और दुनिया भर में $122 मिलियन से ज्यादा की कमाई की, जिसका बजट $18 मिलियन था। यह एंडरसन के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई और इसे वीडियो गेम के पहले आर्थिक रूप से सफल फिल्म रूपांतरणों में से एक माना गया। 12 एंडरसन और लैम्बर्ट सहित अधिकांश कलाकारों ने सीक्वल मॉर्टल कॉम्बैट एनिहिलेशन के लिए वापसी करने से इनकार कर दिया, जिसे रिलीज होने पर आलोचकों ने नकार दिया और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 13 इवेंट होराइजन, सोल्जर और द साइट। मॉर्टल कॉम्बैट की सफलता ने एंडरसन को अपना अगला प्रोजेक्ट चुनने की पूरी आज़ादी दी। ब्लेड रनर के पटकथा लेखक डेविड पीपल्स द्वारा लिखी गई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म सोल्जर। पीपल्स की स्क्रिप्ट और आखिरकार फिल्म में ही ब्लेड रनर पर उनके काम के संदर्भ है और इसे उसी ब्रह्मांड में एक साइडक्वल या स्टैंडअलोन सीक्वल के रूप में जगह लेने के लिए माना जा सकता है। कर्ट रसेल को स्टार बनने से लगाव हो गया, लेकिन उन्होंने अपने किरदार की जरूरत के मुताबिक अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ समय निकालने का फैसला किया, जिससे प्रोडक्शन में देरी हुई। 14 इस बीच एंडरसन ने 1997 की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म इवेंट होराइजन का निर्देशन किया, जिसे फिलिप आइजनर ने लिखा और लॉरेंस फिशबर्न और सैम नील ने अभिनय किया। इसके दृश्यों और निर्माण डिजाइन की प्रशंसा के बावजूद इसे आलोचकों 15-16 या दर्शकों सिनेमास्कोर पोल में D+ द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया। 11 और यह टूटने में भी विफल रहा, जिसका दोष एंडरसन ने एक तंग पोस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल और स्टूडियो द्वारा लागू किए गए कट्स पर दिया। बाद में यह होम वीडियो पर अच्छी तरह से बिका और एक छोटा सा पंथ प्राप्त किया। हटाए गए फुटेज को पुनर्स्थापित करने के लिए एक निर्देशक के कट को पूरा करने की योजना को छोड़ दिया गया जब यह पता चला कि उनमें से अधिकांश खो गए थे या खराब हो गए थे। 17-18
19 सोल्जर अंततः पूरा हुआ और 1998 में रिलीज हुआ, लेकिन एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक आपदा थी। 20 21 अमेरिका में $60 मिलियन के बजट पर $15 मिलियन से भी कम कमाई की। 22 और कई अन्य बाजारों में सीधे वीडियो पर रिलीज हुई। एंडरसन ने खेद व्यक्त किया है। उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के साथ अपनी निराशा भी व्यक्त की, जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्होंने फिल्म को मॉर्टल कॉम्बैट के समान किशोर पुरुष दर्शकों के लिए विपणन करने की कोशिश की, न कि महिलाओं सहित वयस्क दर्शकों के लिए। 23 अपनी पिछली 2 फिल्मों के खराब प्रदर्शन के बाद एंडरसन को पंत फिल्म डेथ रेस 2000 के अपने नियोजित रीमेक को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने एंड्रयू मैकार्थी अभिनीत 2000 की अलौकिक रहस्य ड्रामा टीवी फिल्म द साइट को लिखने और निर्देशित करने का काम शुरू किया। यह एक संभावित श्रृंखला के लिए एक पायलट के रूप में था। 24 लेकिन उच्च रेटिंग प्राप्त करने के बावजूद 25 इसे नहीं चुना गया। एंडरसन ने अपनी शुरुआती फिल्में पॉल एंडरसन के रूप में बनाई। यह नाम उन्होंने डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के साथ पंजीकृत किया था, लेकिन द साइट के साथ उन्होंने खुद को पॉल डब्ल्यूएस एंडरसन के रूप में श्रेय देना शुरू कर दिया, क्योंकि फिल्म निर्माता पॉल थॉमस एंडरसन ने खुद को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के साथ पॉल एंडरसन के रूप में पंजीकृत किया था। रेजिडेंट इविल, एलियन बनाम प्रीडेटर और डेथ रेस। एंडरसन 2002 में रेसिडेंट इविल के साथ सिनेमा स्क्रीन पर लौटे, जो कि इसी नाम के कैपकॉम वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित एक विज्ञान कथा एक्शन हॉरर फिल्म थी। एंडरसन अपने अपार्टमेंट में दिनों तक उनमें से पहले कुछ खेलने के बाद खेल को अनुकूलित करने के विचार से आए थे, क्योंकि कॉन्स्टेंटिन फिल्म, जिन्होंने श्रृंखला के अधिकार हासिल किए थे, वे पहले से ही असफल प्रयासों जॉर्ज ए रोमेरो की एक स्क्रिप्ट सहित पर अधिक पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थे। 27 एंडरसन ने उन्हें द अनडेड नामक स्क्रिप्ट लिखने के लिए राजी किया। अगर उन्हें यह पसंद आया तो वह इसे उन्हें एक रेसिडेंट इविल फिल्म के रूप में बेच देगा, यदि नहीं तो वह इसे कहीं और ले जाएगा और इसे खेलों से असंबंधित बनाने की कोशिश करेगा। उन्होंने फिल्म को श्रृंखला के पहले गेम के लिए एक तरह के प्रीक्वल के रूप में देखा। 29 जोवोविच एकमात्र ऐसी अदाकारा है जिन्होंने सीरीज की पहली 6 लाइव एक्शन फिल्मों में अपनी भूमिका दोहराई। एंडरसन की पिछली 2 फिल्मों की तुलना में रेजिडेंट इविल का निर्माण $33 मिलियन के मध्यम बजट पर किया गया था और यह बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन से थोड़ा ज्यादा की व्यावसायिक सफलता बन गई। 30 इसने होम मीडिया पर भी जोरदार प्रदर्शन किया। आलोचनात्मक रूप से रेसिडेंट इविल को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। 31-32 हालांकि मॉर्टल कॉम्बैट की तरह कुछ समीक्षाओं ने इसे वीडियो गेम को अनुकूलित करने के बेहतर प्रयासों में से एक बताया। 33, 34, 35, 36 इसे सिनेमास्कोर पोल में दर्शकों द्वारा बी की निष्पक्ष रेटिंग प्राप्त हुई। 11 इसकी सापेक्ष लोकप्रियता ने कैपकॉम को वीडियो गेम रेसिडेंट इविल 4 और रेसिडेंट इविल द अम्ब्रेला क्रॉनिकल्स में इसके लिए श्रद्धांजलि दी। 37-38 एंडरसन ने निर्देशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने 2 सीक्वेल, रेसिडेंट इविल एपोकैलिप्स 2004 और रेसिडेंट इविल एक्सटिंक्शन 2007 के निर्माण में लिखा, निर्मित और अन्यथा भारी रूप से शामिल थे। 28 दोनों फिल्मों को पहले की तरह ही नकारात्मक समीक्षा मिली। 39, 40, 41, 42 लेकिन व्यावसायिक रूप से ये और भी बड़ी सफलताएं थीं। 43, 44 एंडरसन का अगला प्रोजेक्ट एलियन बनाम प्रीडेटर था, जो एलियन और प्रीडेटर फ्रेंचाइजी के समान नाम के क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट पर आधारित था, जिसे डार्क हॉर्स कॉमिक्स की एक श्रृंखला द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था और प्रीडेटर 2 में संकेत दिया गया था। फ्रेंचाइजी के किताबों से लेकर कॉमिक्स और वीडियो गेम तक हर दूसरे मीडिया रूप में शामिल होने के बावजूद एक फिल्म संस्करण कई वर्षों से विकास के नरक में अटका हुआ था। एंडरसन ने अपनी खुद की स्क्रिप्ट से फिल्म का निर्देशन किया था और यह 2004 में रिलीज हुई थी। इसे नकारात्मक समीक्षा मिली, 45, 46 और दर्शकों द्वारा सिनेमास्कोर पोल में बी ग्रेड मिला। 11
हालांकि यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। $60 मिलियन के बजट पर $170 मिलियन से कुछ अधिक की कमाई हुई। 47 एक सीक्वल बनाया गया था, एलियंस बनाम प्रीडेटर। एलियन बनाम प्रीडेटर को पूरा करने के बाद एंडरसन ने डेथ रेस 2000 के अपने नियोजित रीमेक पर काम फिर से शुरू किया, जिसे 2008 में डेथ रेस के रूप में रिलीज किया गया था। साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर में जेसन स्टेथम है और एंडरसन ने इसे अपनी पटकथा के आधार पर निर्देशित किया है। वह इसे होम वीडियो रिलीज की कमेंट्री पर रीमेक के बजाय प्रीक्वल के रूप में संदर्भित करता है। इसे आलोचकों द्वारा औसत प्रतिक्रिया मिली 48, 49 और सिनेमास्कोर पोल में इसे ठोस B+ स्कोर मिला। 11 इसने $45 मिलियन के बजट में $75 मिलियन से कुछ अधिक की कमाई की, जो एंडरसन की पिछली 2 फिल्मों के स्तर पर व्यावसायिक सफलता साबित करने में विफल रही। 50 एंडरसन ने 2008 की फिल्म की घटनाओं से पहले सेट की गई 2 स्ट्रेट टू वीडियो प्रीक्वल, डेथ रेस 2, 2011 बाद में उन्होंने डेथ रेस बियॉन्ड एनार्की 2018 लिखी और उसका कार्यकारी निर्माण किया, जो पहली फिल्म का सीक्वल था। रेजिडेंट ईविल प्रोडक्शंस की असुरक्षित फिल्मांकन और देयता से बचने के लिए शेल कंपनियों का उपयोग करने के लिए आलोचना की गई थी। 51 रेजिडेंट ईविल द फाइनल चैप्टर 2016 के फिल्मांकन के दौरान चालक दल के सदस्य रिकार्डो कॉर्नेलियस की मृत्यु हो गई जब वह एक घूमते हुए प्लेटफॉर्म से फिसलकर एक हमवी के नीचे फंस गए। स्टंट वुमन ओलिविया जैक्सन ने एक हाथ का अधिकांश हिस्सा खो दिया और आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गई जब वह बारिश और ठंड की स्थिति में एक मोटरसाइकिल स्टंट के फिल्मांकन के दौरान एक कैमरा क्रेन से टकरा गई। यह निर्धारित किया गया कि उसने अपर्याप्त सुरक्षा उपकरण पहने हुए थे और स्टंट का समय उसकी जानकारी के बिना बदल दिया गया था। 52 रेजिडेंट ईविल रिट्रीब्यूशन 2012 के फिल्मांकन के दौरान रेजिडेंट ईविल द 3 मस्किटर्स और पोम्पेई 2010 में एंडरसन ने रेजिडेंट ईविल फिल्मों की दूसरी त्रयी में पहली किस्त लिखी और निर्देशित की, जिसका शीर्षक रेजिडेंट ईविल आफ्टरलाइफ था। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पिछली खत्म हुई थी। एंडरसन ने नई त्रयी की कल्पना एक नए शैलीगत दृष्टिकोण का उपयोग करने के तरीके के रूप में की थी, जिसमें धीमी गति और 3D का उपयोग किया गया था। 53 एंडरसन ने फ्यूजन कैमरा सिस्टम पर लगे सोनी F-35 कैमरे का उपयोग करते हुए मूल 3D में फिल्मांकन किया, जिसे पहले अवतार में इस्तेमाल किया गया था। 55 आलोचकों द्वारा नकारात्मक समीक्षा 56, 57 और दर्शकों द्वारा सिनेमास्कोर पोल में गुनगुने बी के बावजूद 11 फिल्म ने $60 मिलियन के बजट में $300 मिलियन की कमाई की। एंडरसन की अगली फिल्म 2011 की 3D रोमांटिक एक्शन एडवेंचर फिल्म द 3 मस्किटर्स थी, जिसकी पटकथा एंड्रयू डेविस और एलेक्स लिटवाक ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। मैथ्यू मैकफेडेन, रे स्टीवेंसन, ल्यूक इवांस और लोगन लर्मन क्रमशः उपन्यास के पात्रों एथोस, पोर्थोस, अरामिस और डियार्टाग्नन की भूमिका में है, जबकि मिली जोवोविच ने मिलाडी डी विंटर की भूमिका निभाई है। इसके अलावा क्रिस्टोफ वाल्च कार्डिनल रिचेल्यू की भूमिका में है, ऑरलैंडो ब्लूम ड्यूक ऑफ बकिंघम की भूमिका में है और मैड्स मिकेलसेन कैप्टन रोशफोर्ट की भूमिका में है। 58 फिल्म आलोचकों को प्रभावित करने में विफल रही, जिन्होंने इसकी नकारात्मक समीक्षा की। 59, 60 और सिनेमास्कोर पोल में B स्कोर किया। 11, 61, 62एंडरसन ने 2012 में रेसिडेंट ईविल फिल्म फ्रेंचाइजी रेसिडेंट ईविल रिट्रीब्यूशन में 5वीं किस्त लिखी और निर्देशित की। एंडरसन ने अपने पात्रों के वैकल्पिक संस्करणों को निभाने के लिए फिल्मों की मूल त्रयी से कई अभिनेताओं को वापस लाया। 63, 64 फिल्म को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। 65, 66 और सिनेमास्कोर पोल पर C+, जो श्रृंखला का सबसे कम था। 11 $65 मिलियन के बजट के साथ निर्मित
इसने बॉक्स ऑफिस पर $240 मिलियन की कमाई की, जो पिछली फिल्म की कमाई से $60 मिलियन कम है, लेकिन फिर भी मूल त्रयी की प्रत्येक फिल्म की कमाई से अधिक है। 67 2014 में उनकी 3D ऐतिहासिक आपदा रोमांस फिल्म पोम्पेई रिलीज हुई थी। 79 में माउंट वेसुवियस के विस्फोट से प्रेरित होकर, जिसने रोमन साम्राज्य के एक शहर पोम्पेई को नष्ट कर दिया था, फिल्म जेनेट स्कॉट बैचलर, ली बैचलर और माइकल रॉबर्ट जॉनसन द्वारा लिखी गई थी। इसमें किट हरिंगटन, एमिली ब्राउनिंग, कैरी एनी मॉस, एडवाले अकिन्नुएग्बाजे, जेसिका लुकास, जेरेड हैरिस और कीफर सदरलैंड ने अभिनय किया है। फिल्म को आमतौर पर आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 68, 69, 70 और सिनेमास्कोर पोल में इसे भी रेटिंग दी गई। 11, पोम्पेई बॉक्स ऑफिस पर मामूली बॉक्स ऑफिस सफलता थी। जापान में 2016 के अंत में और दुनिया के बाकी हिस्सों में 2017 की शुरुआत में एंडरसन की रेजिडेंट ईविल द फाइनल चैप्टर रिलीज हुई, जो उनके और जोवोविच दोनों के अनुसार आखिरी रेजिडेंट ईविल फिल्म है जिसमें वे शामिल होंगे। एंडरसन ने फिल्म को पूर्ण चक्र में आने के लिए डिजाइन किया, श्रृंखला के कुछ रहस्यों के उत्तर प्रदान किए और एलिस के चरित्र को समापन प्रदान किया। उन्होंने अधिक तेज और गंभीर भावना के पक्ष में धीमी गति का उपयोग करने के पिछली 2 फिल्मों के शैलीगत दृष्टिकोण को छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने 3D कैमरों से फिल्मांकन के बजाय पोस्ट में फिल्म को 3D में बदलने का भी फैसला किया। 54, जोवोविच के साथ उनकी पहली बेटी एवर गैबो एंडरसन को दोहरी भूमिका में लिया गया। 74, 75, इसे सिनेमास्कोर पोल में दर्शकों द्वारा भी रेटिंग दी गई थी, जो कि श्रृंखला में सर्वोच्च रेटिंग है और पहली और दूसरी फिल्मों के साथ साझा की गई। 11, फिल्म ने $40 मिलियन के बजट पर $312 मिलियन की कमाई की। 76, जिसका बड़ा कारण चीन में $94.3 मिलियन की रिकॉर्ड ओपनिंग थी। 77, जिससे यह एंडरसन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। राक्षस शिकारी। दिसंबर 2020 में एंडरसन ने कैपकॉम के मॉन्स्टर हंटर वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित मॉन्स्टर हंटर का निर्देशन किया। इसे दिसंबर 2020 में कोविड-19 महामारी से संबंधित देरी के बाद रिलीज किया गया, जिससे $60 मिलियन के बजट के मुकाबले $43 मिलियन की निराशाजनक कमाई हुई। 78, 79 फिल्म को मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। 80 81 भविष्य की परियोजनाएं। एंडरसन जॉर्ज R.R. मार्टिन की लघु कहानी इन द लॉस्ट लैंड्स के रूपांतरण को लिखने और निर्देशित करने के लिए तैयार है। 82 रद्द की गई परियोजनाएं। पीटर वी. ब्रेट के फंतासी उपन्यास द वार्डेड मैन को एंडरसन और लंबे समय से निर्माता भागीदार जेरेमी बोल्ट द्वारा फिल्म निर्माण के लिए चुना गया था। 83, लेकिन ब्रेट की वेबसाइट के 2016 के अपडेट में कहा गया कि वे अब इस परियोजना में शामिल नहीं थे। 84 व्यक्तिगत जीवन। 2010 के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में रेजिडेंट इविल आफ्टर लाइफ के प्रचार के दौरान एंडरसन अपनी पत्नी मिला जोवोविच के साथ। एंडरसन ने 2002 में फिल्म की रिलीज के बाद मिल्ला जोवोविच को डेट करना शुरू किया, जिन्होंने रेजिडेंट इविल में अभिनय किया था। उन्होंने 2003 में उन्हें प्रपोज किया। 2007 की शुरुआत में फिर से एक जोड़ा बनने से पहले वे 4 साल तक सगाई करते रहे। 85, 86, 87, 3 नवंबर 2007 को जोवोविच ने लॉस एंजिल्स में अपने पहले बच्चे, बेटी एवर एंडरसन को जन्म दिया। 88, 89, एंडरसन और जोवोविच ने 22 अगस्त 2009 को शादी की। 90 उनकी दूसरी संतान, एक बेटी, डैशियल, का जन्म अप्रैल 2015 में हुआ था। 91 अगस्त 2019 में जोवोविच ने खुलासा किया कि वे 2 साल पहले गर्भपात होने के बाद तीसरी बेटी, ओसियन की उम्मीद कर रहे थे। 92 उनकी तीसरी बेटी का जन्म फरवरी 2020 में हुआ था। फिल्मोग्राफी। डेथ रेस 20001975 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म 4 है, जिसका निर्माण रोजर कॉर्मन ने किया है,
जिसका निर्देशन पॉल बार्टेल ने किया है और इसमें डेविड कैराडाइन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म 2000 में एक डायस्टोपियन अमेरिकी समाज में होती है, जहां जानलेवा ट्रांसकॉन्टिनेंटल रोड रेस राष्ट्रीय मनोरंजन का एक रूप बन गई है। पटकथा इब मेल्चियोर की 1956 की लघु कहानी द रेसर पर आधारित है। ओ कथानक 79 की विश्व दुर्घटना के बाद बड़े पैमाने पर नागरिक अशांति और आर्थिक बर्बादी होती है। संयुक्त राज्य सरकार को मार्शल लॉ के तहत एक अधिनायकवादी शासन में पुनर्गठित किया जाता है। आबादी को शांत करने के लिए सरकार ने ट्रांसकॉन्टिनेंटल रोड रेस बनाई है, जहां ड्राइवरों का एक समूह अपनी उच्च शक्ति वाली कारों में पूरे देश में दौड़ता है और जो हिंसा, खून खराबे और निर्दोष पैदल यात्रियों को बोनस अंकों के लिए मारे जाने के लिए बदनाम है। 2000 में 20वीं वार्षिक दौड़ में 5 ड्राइवर, जो सभी पेशेवर कुश्ती शैली के व्यक्तित्व का पालन करते हैं और उचित थीम वाली कारों को चलाते हैं, में फ्रैंकनस्टीन, रहस्यमय काले वस्त्र पहने चैंपियन और राष्ट्रीय नायक शामिल है। मशीन गन जो विटरबो, एक शिकागो का सख्त आदमी गैंगस्टर, कैलामिटी जेन, एक काउगर्ल, मटिल्डा द हुन, एक नियोनाजी, और नीरो द हीरो, एक रोमन ग्लैडिएटर। मशीन गन जो विटरबो, दूसरे स्थान का चैंपियन, फ्रैंकनस्टीन को हराने और दौड़ जीतने के लिए सबसे दृढ़ है। 1770 के दशक के अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के नायक थॉमस पेन की वंशज थॉमसिना पेन के नेतृत्व में एक प्रतिरोध समूह शासन के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाता है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में केवल मिस्टर प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाने वाले एक आदमी द्वारा किया जाता है। दौड़ में तोड़फोड़ करके, अधिकांश ड्राइवरों को मारकर और मिस्टर प्रेसिडेंट के खिलाफ लाभ उठाने के लिए फ्रैंकनस्टाइन को बंधक बनाकर समूह को पेन की परपोती एनी स्मिथ, फ्रैंकनस्टाइन की नाविक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वह उसे एक घात में फंसाने की योजना बनाती है ताकि उसकी जगह एक डबल को रखा जा सके। सुश्री पेन द्वारा स्वयं किए गए एक पायरेटेड राष्ट्रीय प्रसारण के बावजूद प्रतिरोध द्वारा दौड़ में व्यवधान को सरकार द्वारा कवर किया जाता है और इसके बजाय फ्रांसीसी को दोषी ठहराया जाता है, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था और टेलीफोन प्रणाली को बर्बाद करने के लिए भी दोषी ठहराया जाता है। सबसे पहले प्रतिरोध की योजना सफल होती दिखती है। नायक नीरो की मृत्यु तब होती है जब वह अंक पाने के लिए जिस बच्चे को कुचलता है वह बम निकलता है। मटिल्डा हुन प्रतिरोध द्वारा बनाए गए एक नकली चक्करदार मार्ग का अनुसरण करते हुए एक चट्टान से नीचे गिर जाती है, और कैलामिटी जेन, जिसने मटिल्डा हुन की मृत्यु देखी थी, अनजाने में एक लैंड माइन पर गाड़ी चलाती है। इससे दौड़ में केवल फ्रैंकनस्टाइन और मशीन गन जो विटरबो ही बचते हैं। चूंकि फ्रैंकनस्टाइन दौड़ के दौरान अपने जीवन पर किए गए हर प्रयास से बेपरवाह होकर बचता है, एनी को पता चलता है कि फ्रैंकनस्टाइन का मुखौटा और विकृत चेहरा केवल एक भेस है। वह वास्तव में राज्य के कई यादृच्छिक वार्डों में से एक है, जिन्हें विशेष रूप से उस पहचान के तहत दौड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, और हर बार जब वे मर जाते हैं या क्रूरतापूर्वक विकृत हो जाते हैं, तो उन्हें गुप्त रूप से बदल दिया जाता है ताकि फ्रैंकनस्टाइन अविनाशी दिखाई दे। वर्तमान फ्रैंकनस्टीन ने एनी को मिस्टर प्रेसिडेंट को मारने की अपनी योजना बताई। जब वह रेस जीतता है और मिस्टर प्रेसिडेंट से हाथ मिलाता है, तो वह अपने कृत्रिम दाहिने हाथ में लगाए गए ग्रेनेड को विस्फोटित कर देगा। हालांकि जब मशीन गन जो विटरबो फ्रैंकनस्टीन पर हमला करता है, तो योजना गड़बड़ा जाती है और एनी को फ्रैंकनस्टीन के हैंड ग्रेनेड का उपयोग करके उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रतिद्वंद्वी ड्राइवरों और प्रतिरोध दोनों को सफलतापूर्वक मात देने के बाद फ्रैंकनस्टीन को रेस का विजेता घोषित किया जाता है। हालांकि वह घायल हो जाता है और अपनी मूल हैंड ग्रेनेड हमले की योजना को अंजाम देने में असमर्थ होता है। एनी इसके बजाय फ्रैंकनस्टीन की पोशाक पहनती है और पोडियम पर उसके लिए खड़े होकर मिस्टर प्रेसिडेंट को चाकू मारने की योजना बनाती है। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, थॉमसिना फ्रैंकनस्टीन को गोली मार देती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसने एनी को मार दिया है। असली फ्रैंकनस्टीन भ्रम का फायदा उठाता है और अपनी कार से मिस्टर प्रेसिडेंट के मंच को टक्कर मारता है,
आखिरकार उसे मारने की अपनी आजीवन इच्छा पूरी करता है। फ्रैंकनस्टाइन नया राष्ट्रपति बन जाता है, एनी से शादी करता है और राज्य के पुनर्निर्माण और तानाशाही को खत्म करने के लिए थॉमसिना को घरेलू सुरक्षा मंत्री नियुक्त करता है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रोड रेस के उद्घोषक जूनियर ब्रूस रेस के उन्मूलन का विरोध करते हैं और बेशर्मी से दावा करते हैं कि जनता को हिंसा के प्रदर्शन की जरूरत है। अपनी शिकायतों से परेशान होकर फ्रैंकनस्टाइन ब्रूस को अपनी कार से टक्कर मारता है और भीड़ की जय जयकार और तालियों के बीच एनी के साथ चला जाता है। कास्ट: डेविड कैराडाइन फ्रैंकस्टीन के रूप में, सिमोन ग्रिफिथ, एनी स्मिथ, फ्रैंकस्टीन की नाविक, सिल्वेस्टर स्टेलोन जो मशीन गन विटेरबो, मैरी वोरोनोव जेन कैलेमिटी जेन केली के रूप में, रॉबर्टा कोलिंस मटिल्डा द हुन के रूप में, मार्टिन कोव रे नीरो द हीरो लोनागन के रूप में, लुइसा मोरित्स मायरा जो की नाविक, डॉन स्टील जूनियर ब्रूस के रूप में रेस उद्घोषक, जॉयस जेमसन ग्रेस पेंडर रेस उद्घोषक, कार्ले बेंसन हेरोल्ड रेस उद्घोषक, सैंडी मैककलम मिस्टर प्रेसिडेंट के रूप में, पॉल लॉरेंस विशेष एजेंट के रूप में, हैरिएट मेडिन थॉमसिना पेन के रूप में, लेफ्टिनेंट फ्यूरी के रूप में विंस ट्रांकिना, बिल मोरे डीकन के रूप में, फ्रेड ग्रैंडी हरमन द जर्मन बोच मटिल्डा के नाविक, विलियम शेफर्ड पीट जेन के नाविक, लेस्ली मैक्रे क्लियोपेट्रा नीरो की नाविक, वेंडी बार्टेल लॉरी जैक फेवरेट हेनरी के रूप में, सैंडी इग्नोन एफबीआई एजेंट, जॉन लैंडिस मैकेनिक के रूप में, डार्ला मैकडोनेल रोंडा बेनब्रिज, रोजर रूक रेडियो ऑपरेटर, वेंडी डियो गोरी मालिश करने वाली के रूप में। उत्पादन, विकास और लेखन: रॉजर कॉर्मन रोलरबॉल 1975 के अग्रिम प्रचार का लाभ उठाने के लिए एक भविष्य की एक्शन स्पोर्ट्स फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने इब मेल्चियोर की एक छोटी कहानी को चुना और इसे रूपांतरित करने के लिए रॉबर्ट थॉम को काम पर रखा। निर्देशक पॉल बार्टेल को लगा कि यह शूट करने लायक नहीं है, इसलिए चार्ल्स बी. ग्रिफिथ ने इसे फिर से लिखा। कॉर्मन पीटर फोंडा को मुख्य भूमिका में लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और कहा कि इसे बनाना बहुत हास्यास्पद है, इसलिए डेविड कैराडाइन को कास्ट किया गया। कैराडाइन एक ऐसी भूमिका निभाना चाहते थे जिससे लोग उन्हें कुंग फू के केन से ज्यादा समझे और उन्हें फिल्मी करियर में आगे बढ़ने का मौका मिले। कैराडाइन को फिल्म की कुल कमाई का 10% भुगतान किया गया। 1982 में एक साक्षात्कार में बार्टेल ने कहा, इस फिल्म में मेरे अधिकांश दोषपूर्ण सुखों को रोजर कॉर्मन ने जड़ से उखाड़ दिया, इससे पहले कि फिल्म दिन के उजाले में दिखे और कुचले हुए सिर और खून के छींटे से बदल दिए गए। फिर भी फ्रांसीसी द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था और टेलीफोन प्रणाली को बर्बाद करने के बारे में एक मजाक है जो मुझे अभी भी मनोरंजक लगता है। और मैं गर्लफ्रेंड, मेरी बहन वेंडी द्वारा बहुत प्रभावी ढंग से निभाई गई, को पेश करने वाले दृश्य से प्रसन्न हूं, जो डेविड कैराडाइन की रेस कार के पहियों के नीचे खुद को बलिदान करती है और उससे मिलना चाहती है, ताकि इस इशारे का अर्थ हो। बार्टेल ने बाद में याद किया, हमारे पास स्क्रिप्ट की बहुत बड़ी समस्या थी। डेविड को शुरू करने से पहले अपनी कुंग फू सीरीज खत्म करनी थी और मौसम भी खराब था। हम सभी ने बहुत दबाव में काम किया। रोजर और मेरे बीच कॉमेडी को लेकर एक बुनियादी असहमति थी। उन्होंने बहुत सारे कॉमेडी सीन हटा दिए। हो सकता है कि वह सही थे और शायद अधिक वस्तुनिष्ठ थे। रिलीज होम मीडिया शाउट फैक्ट्री ने 22 जून 2010 को क्षेत्र 1A में एक डीलक्स संस्करण डीवीडी और ब्लूरे जारी किया। पिछले वीडियो संस्करण अन्य स्टूडियो के अलावा बुएना विस्टा होम एंटरटेनमेंट और न्यू कॉनकॉर्ड द्वारा VHS और DVD पर जारी किए गए थे। स्वागत।
बॉक्स ऑफिस वैरायटी के अनुसार फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किराए से 4.8 मिलियन डॉलर कमाए। 9 एक अन्य खाते में 5.25 मिलियन डॉलर का उल्लेख है। पॉल बार्टेल 6 अगस्त 1938 13 मई 2000 एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक और निर्देशक थे। उन्हें शायद 1982 की हिट ब्लैक कॉमेडी ईटिंग राउल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था, जिसे उन्होंने सहलिखा, अभिनय किया और निर्देशित किया। बार्टेल 90 से ज्यादा फिल्मों और टीवी एपिसोड में नजर आए, जिनमें ईट माई डस्ट 1976, हॉलीवुड बुलेवार्ड 1976, रॉक एंड रोल हाई स्कूल 1979, गेट क्रेजी 1983, चॉपिंग मॉल 1986 और अमेजन वुमन ऑन द मून 1987 जैसे शीर्षक शामिल है। उन्होंने अक्सर दोस्त और पूर्व वॉरहोल गर्ल मैरी वोरोनोव के साथ सह-अभिनय किया। यह जोड़ी 17 फिल्मों में एक साथ नजर आई, अक्सर पति-पत्नी के रूप में। बार्टेल ने 11 कम बजट वाली फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिनमें से कई में उन्होंने अभिनय भी किया या लिखा। उन्होंने 1968 में लघु फिल्म द सीक्रेट सिनेमा से शुरुआत की, जो आत्मसंदर्भित सिनेमा की एक भयावह भ्रमपूर्ण कल्पना थी। उन्होंने 1972 में हॉरर कॉमेडी प्राइवेट पार्ट्स के साथ फीचर फिल्मों में काम किया। उन्होंने डेथ रेस 2000, 1975, ईटिंग राउल 1982, लस्ट इन द डस्ट 1985 और सीन्स फ्रॉम द क्लास स्ट्रगल इन बेवर्ली हिल्स 1989 जैसी पंथ फिल्मों का निर्देशन किया। जीवनी इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। स्रोत खोजें। पॉल बार्टेल, समाचार पत्र पुस्तकें, विद्वान ज्येष्ठ। नवंबर 2022। जानें कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। बार्टेल ने यूसीएलए में फिल्म और थिएटर का अध्ययन किया और अमेरिका लौटने से पहले रोम में सेंट्रो स्पीरिमेंटेल फिल्म स्कूल में फुलब्राइट छात्रवृत्ति पर 1 साल बिताया। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड सिटी में यूएस आर्मी सिग्नल कॉर्प्स पिक्टोरियल सेंटर में अपनी बात रखकर अपनी सैन्य सेवा पूरी की और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन एजेंसी के लिए फिल्में बनाईं। ये प्रारंभिक फिल्में। बार्टेल की पहली फिल्में हाई स्कूल में बनाई गई थीं, मुख्य रूप से अमूर्त और एनिमेटेड 16 मिमी शॉर्ट्स, जिनमें सिनेमा एक्सपेरिमेंटल 1954, नॉन ऑब्जेक्टिव फिल्म 1956, मार्गरेट व्हिटिंग सिंग्स द मनी ट्री 1956 और कैमल रॉक 1957 जैसे शीर्षक शामिल है। रोम में सेंट्रो स्पीरिमेंटेल डी सिनेमेटोग्राफिया में भाग लेने के दौरान 35 मिमी की लघु इतालवी भाषा की फिल्म प्रोगेटी 1962 बनाने के बाद बार्टेल ने द सीक्रेट सिनेमा 1966 का निर्माण किया। 35 मिमी में बेहद कम बजट और अपने पैसे से शूट की गई। द सीक्रेट सिनेमा वह फिल्म थी जिसने कथा सिनेमा में एक नई और असामान्य स्वतंत्र आवाज के रूप में उनकी प्रतिष्ठा शुरू की। इसके बाद उन्होंने एक और शॉर्ट फिल्म लिखी और निर्देशित की, नॉटी नर्स 1969। उन्होंने फीचर फिल्म अटरली विदाउट रिडीमिंग सोशल वैल्यू 1969 का सहलेखन किया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई। उन्होंने ब्रायन डी पाल्मा द्वारा निर्देशित हाय मॉम 1970 में ही एक अभिनेता के रूप में काम किया। निर्देशक के रूप में बार्टेल की पहली फीचर फिल्म प्राइवेट पार्ट्स 1972 थी, जो एमजीएम के लिए एक कॉमेडी हॉरर फिल्म थी। इसका निर्माण जीन कॉर्मन ने किया था और बार्टेल इसके कलाकारों में शामिल थे। न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स। जीन कॉर्मन के भाई रोजर ने न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी चलाई और बिग बैड मामा 1974 नामक एक्शन फिल्म में बार्टेल को सेकंड यूनिट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया। बार्टेल ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। रोजर कॉर्मन ने बार्टेल को डेथ रेस 2000, 1975
के निर्देशन का काम दिया, जो डेविड कैराडाइन, सिल्वेस्टर स्टेलोन और मैरी वोरोनोव अभिनीत एक व्यंग्यपूर्ण एक्शन कॉमेडी थी। बार्टेल ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और जल्दी ही एक पंथ पसंदीदा के रूप में स्थापित हो गई। कॉर्मन ने तुरंत बार्टेल को न्यू वर्ल्ड के लिए कैराडाइन के साथ एक समान एक्शन फिल्म कैन्नबॉल 1976 निर्देशित करने का मौका दिया। बार्टेल ने स्क्रिप्ट पर भी काम किया। फिल्म में जो डाटे और मार्टिन स्कॉर्सेसी जैसे लोगों के कैमियो है। बार्टेल ने बाद में कहा कि उन्होंने डेथ रेस 2000 पर $5000 के लिए 1 साल तक काम किया, इसलिए जब यह खत्म हो गया तो मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। एकमात्र चीज जो कोई मुझसे चाहता था वह एक और कार पिक्चर थी, इसलिए कैन्नबॉल। कॉर्मन ने मुझे यह विचार दिया था कि अगर डेथ रेस कठिन और अधिक वास्तविक होती तो यह अधिक लोकप्रिय होती। एक मूर्ख की तरह मैंने उस पर विश्वास कर लिया। मुझे कारों और रेसिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है और कभी नहीं रही है, इसलिए उन्होंने फिल्म को कैमियो और चरित्र नौटंकी से भरने का फैसला किया जो मुझे रुचिकर लगे। न्यू वर्ल्ड के अन्य निर्देशकों की ओर से बार्टेल की बहुत मांग थी कि वे उनकी तस्वीरों में छोटे छोटे हिस्से निभाएं। वे रॉन हॉवर्ड के लिए ईट माई डस्ट 1976, जो डेंटे और एलन अर्कुश के लिए हॉलीवुड बुलेवार्ड 1976, एक निर्देशक के तौर पर काफी बड़ी भूमिका, जिसे बार्टेल ने वास्तव में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने का श्रेय दिया। 2. जोनाथन कपलान के लिए मिस्टर बिलियंस 1977, न्यू वर्ल्ड की फिल्म नहीं थी लेकिन बार्टेल की कपलान से कंपनी में मुलाकात हुई थी। हॉवर्ड के लिए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 1977, डेंटे के लिए पिरान्हा 1978 और अर्कुश के लिए रॉक एन रोल हाई स्कूल 1979 में नजर आए। न्यू वर्ल्ड के बाहर वे कपलान के लिए द हसलर ऑफ मसल बीच 1980 और अर्कुश के लिए हार्टबीट्स 1981 में नजर आए। राउल खाना और उसके बाद बार्टेल ने रिचर्ड ब्लैकबर्न के साथ मिलकर ईटिंग राउल 1982 की पटकथा लिखी। बार्टेल ने वित्त जुटाने में कामयाबी हासिल की और वोरोनोव के साथ फिल्म में अभिनय किया। $230,000 खुद और अपने माता पिता द्वारा जुटाए गए में बनी यह फिल्म आर्ट हाउस सर्किट में हिट रही, जिसने $10 मिलियन की कमाई की और एक कल्ट फिल्म बन गई। बार्टेल ने सैम फुलर द्वारा निर्देशित और न्यू वर्ल्ड के पूर्व छात्र जॉन डेविसन द्वारा निर्मित व्हाइट डॉग 1982, ट्रिक और ट्रीट्स 1982, कापलान के लिए हार्ट लाइक ए व्हील 1983 और अर्कुश के लिए गेट क्रेजी 1983 में छोटी भूमिकाएं निभाईं। ईटिंग राउल की सफलता ने बार्टेल को एक स्क्रूबॉल कॉमेडी के लिए $3 मिलियन, राउल के बजट का 10 गुना, जुटाने में सक्षम बनाया, जिसे उन्होंने सहलिखित और निर्देशित करना चाहा। नॉट फॉर पब्लिकेशन 1984, यह बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। 3, 4, टैब हंटर और डिवाइन अभिनीत लस्ट इन द डस्ट 1985 अधिक सफल रही। बार्टेल की एक अभिनेता के रूप में मांग बनी रही। उन्होंने फ्रैंकनवीनी 1984 में अभिनय किया, जो टिम बर्टन के लिए एक लघु फिल्म थी, जॉन लैंडिस के लिए इनटू द नाइट 1985, एमी हेकरलिंग के लिए यूरोपियन वेकेशन 1985 और सेसमी स्ट्रीट प्रेजेंट्स फॉलो दैट बर्ड 1985। बार्टेल ने टिम कॉनवे की स्क्रिप्ट पर आधारित द लॉन्गर शॉट 1986 का निर्देशन किया, जिन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। बार्टेल ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट के लिए किराए पर लिए गए निर्देशक थे। मेरी संवेदनशीलता कुछ हद तक टिम कॉनवे की इच्छा के विपरीत थी। मैं सतह के नीचे दिलचस्प चीजें खोजने की कोशिश कर रहा था और वह बस और अधिक सतह चाहता था। वह अर्कुश द्वारा निर्देशित फेम के एक एपिसोड में दिखाई दिए और जूली कॉर्मन द्वारा निर्मित जिम विनोर्स्की के लिए चॉपिंग मॉल 1986 में अपने राउल चरित्र को दोहराया। विनोर्स्की का कहना है कि बार्टेल और वोरोनोव ने अपनी भूमिकाओं को एडलिब किया। 6, वह बर्टन द्वारा निर्देशित अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स के एक एपिसोड
द जार में दिखाई दिए, साथ ही फिल्म किलर पार्टी 1986 में भी दिखाई दिए। उन्होंने अमेजिंग स्टोरीज के 2 एपिसोड निर्देशित किए, दोनों ही उनकी अपनी पटकथा पर आधारित थे। दोनों में वे अभिनेता के रूप में नजर आए। सीक्रेट सिनेमा इसी नाम की उनकी लघु फिल्म का रीमेक, और गेर्शविन उन्होंने मंचिस 1987, रोजर कॉर्मन द्वारा निर्मित अमेजन वीमेन ऑन द मून 1987, दांते द्वारा निर्देशित एक खंड में क्राइम स्टोरी के एक एपिसोड बाजा ओक्लाहोमा 1988 और शेकडाउन 1988 में भूमिकाएं निभाईं। बार्टेल ने मॉर्ट्यूरी एकेडमी 1988 का सहलेखन किया, लेकिन निर्देशन नहीं किया। उन्होंने और वोरोनोव ने भी छोटी भूमिकाएं निभाईं। वह आउट ऑफ द डार्क 1988 के कार्यकारी निर्माता थे, जिसमें उनकी एक छोटी भूमिका थी। अर्कुश द्वारा निर्देशित कैडिशैक 2 1988 में उनकी भूमिका थी। बार्टेल ने अपनी एक कहानी पर आधारित सीन्स फ्रॉम द क्लास स्ट्रगल इन बेवर्ली हिल्स 1989 का निर्देशन किया। उन्होंने ईटिंग राउल का सीक्वल ब्लैंड एम्बिशन लिखा, जिसमें पॉल और मैरी कैलिफोर्निया के गवर्नर के लिए दौड़ते हैं। 5 फिल्मांकन शुरू होने से लगभग 10 दिन पहले वेस्ट्रॉन ने अपनी वित्तीय सहायता वापस ले ली थी। बार्टेल पकर अप एंड बार्क लाइक ए डॉग 1989, फार आउट मैन 1990, ग्रेमलिन्स 2 द न्यू बैच 1990, डाटे के लिए, डेन टर्नर हॉलीवुड डिटेक्टिव 1990, आर्कुश द्वारा निर्देशित एक एपिसोड एले लॉ, लिक्विड ड्रीम्स 1991 और डिजायर एंड हेल एट सनसेट मोटल 1991 में दिखाई दिए। बार्टेल ने द कॉमिक स्ट्रिप के पीटर रिचर्डसन द्वारा निर्देशित द पोप मस्ट डाइट 1991 में एक बड़ी सहायक भूमिका निभाई थी, और ग्रेग अराकी की द लिविंग एंड 1992, सोलमेट 1992 और पॉसे 1993 में भी थे। रोजर विलियम कॉर्मन 5 अप्रैल 1926, 9 मई 2024 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और अभिनेता थे। 2-3 द पोप ऑफ पॉप सिनेमा, द स्पिरिचुअल गॉडफादर ऑफ द न्यू हॉलीवुड और द किंग ऑफ कल्ट जैसे विभिन्न उपनामों के तहत जाने जाने वाले, उन्हें स्वतंत्र फिल्म की दुनिया में एक अग्रणी के रूप में जाना जाता था। कॉर्मन द्वारा निर्देशित अनगिनत फिल्मों में से बहुत सी कम बजट की फिल्में थीं, जिन्होंने बाद में एक पंथ को आकर्षित किया, जैसे द लिटिल शॉप ऑफ हॉरर्स 1960, द इंट्रूडर 1962, एक्स, द मैन विद द एक्सरे आइज 1963 और काउंटर कल्चर फिल्में द वाइल्ड एंजेल्स 1966 और द ट्रिप 1967। हाउस ऑफ उशर 1960 कॉर्मन द्वारा निर्देशित 8 फिल्मों में से पहली बन गई, जिन्हें एडगर एलन पो की कहानियों से रूपांतरित किया गया था और जिसे सामूहिक रूप से पो साइकिल के रूप में जाना जाता है। 1964 में कॉर्मन सिनेमैथिक फ्रैंचाइज 7 के साथ-साथ ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में रेट्रोस्पेक्टिव करने वाले सबसे कम उम्र के फिल्म निर्माता बन गए। वह न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स के सह-संस्थापक, न्यू कॉन्कॉर्ड के संस्थापक और एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के लंबे समय तक सदस्य थे। 2009 में उन्हें फिल्मों और फिल्म निर्माताओं के उनके समृद्ध सृजन के लिए अकादमी मानद पुरस्कार 9 से सम्मानित किया गया। कॉर्मन कई प्रसिद्ध विदेशी निर्देशकों की फिल्मों के अमेरिकी वितरण को संभालने के लिए भी प्रसिद्ध थे, जिनमें फेडेरिको फेलिनी, इटली, इंगमार बर्गमैन, स्वीडन, फ्रांकोइस ट्रूफो, फ्रांस और अकीरा कुरोसावा, जापान शामिल है। उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, 11 रॉन हॉवर्ड, 12 मार्टिन स्कॉर्सेसे, 13 जोनाथन डेमे, 14 पीटर बोग्दानोविच, 15 जो डेंटे, 16 जॉन सेल्स, 17 और जेम्स कैमरून, 18 19 जैसे कई युवा फिल्म निर्देशकों को सलाह दी और उन्हें एक शुरुआत दी, और 1960 और 1970 के दशक के न्यू हॉलीवुड फिल्म निर्माण आंदोलन में अत्यधिक प्रभावशाली थे। 20-21 उन्होंने पीटर फोंडा,
22 जैक निकोलसन, 18 डेनिस हॉपर, 17 ब्रूस डर्न, 23 डायने लैड, 24 और विलियम शैटनर जैसे अभिनेताओं के करियर को लॉन्च करने में भी मदद की। 25 कॉर्मन ने कभी कभी अपने साथ काम करने वाले निर्देशकों की फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें द गॉडफादर पार्ट 2 1974, 26 द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स 1991, 27 फिलाडेल्फिया 1993, 28 अपोलो 13 1995, 29 और द मंचूरियन कैंडिडेट 2004 शामिल है। 30 कॉर्मन के जीवन और करियर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री जिसका शीर्षक कॉर्मन वर्ल्ड एक्सप्लॉइट्स ऑफ ए हॉलीवुड रिबेल है, जिसे एलेक्स स्टेपल्टन ने निर्देशित किया है, जिसका प्रीमियर 2011 में सनडांस और कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। सनडांस में अच्छी स्क्रीनिंग के बाद फिल्म के टीवी अधिकार इंडी फिल्म्स द्वारा उठाए गए थे। 31प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कॉर्मन का जन्म मिशिगन के डेट्रॉयट में एनी, नीहाई और इंजीनियर विलियम कॉर्मन के घर हुआ था। 32 उनके छोटे भाई जीन ने कई फिल्मों का निर्माण किया, कभी कभी रोजर के साथ मिलकर। 32 कॉर्मन परिवार कैथोलिक था। 33कॉर्मन बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल गए और फिर औद्योगिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। स्टैनफोर्ड में रहते हुए कॉर्मन को एहसास हुआ कि वह इंजीनियर नहीं बनना चाहते। उन्होंने 6 महीने की पढ़ाई पूरी करने के साथ 12 नेवी कॉलेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला लिया। 1944 से 1946 तक यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में सेवा देने के बाद वह अपनी डिग्री पूरी करने के लिए स्टैनफोर्ड लौट आए, जहां उन्होंने 1947 में औद्योगिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रहते हुए कॉर्मन को सिग्मा अल्फा एप्सिलॉन बिरादरी में शामिल किया गया। 1948 में उन्होंने लॉस एंजल्स में स्लॉसन एवेन्यू पर यूएस इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन इंजीनियरिंग में उनका करियर केवल 4 दिनों तक चला। उन्होंने सोमवार को काम शुरू किया और गुरुवार को अपने बॉस से यह कहते हुए नौकरी छोड़ दी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसके तुरंत बाद उन्हें 20वीं सेंचुरी फॉक्स में मेल रूम में एक संदेशवाहक के रूप में काम मिल गया, जहां उन्हें प्रति सप्ताह $32.50 मिलते थे। 34कैरियर 1950 से 1959 प्रारंभिक फिल्मी करियर। कॉर्मन ने कहानी पढ़ने का काम किया। एक प्रॉपर्टी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी और जिसके लिए उन्होंने विचार दिए, वह थी ग्रेगरी पेक के साथ द गनफाइटर के रूप में फिल्म बनाना। जब कॉर्मन को कोई क्रेडिट नहीं मिला, तो उन्होंने फॉक्स छोड़ दिया और फैसला किया कि वह खुद फिल्म में काम करेंगे। जीआई बिल के तहत कॉर्मन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और कुछ समय के लिए पेरिस में रहे। 35इसके बाद कॉर्मन लॉस एंजल्स लौट आए और फिल्म उद्योग में खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने कई तरह की नौकरियां कीं, जिनमें क्लैक टीवी में टेलीविजन स्टेज हैंड और फॉक्स में मैसेंजर शामिल है। उन्होंने एजेंट डिक हाईलैंड के सहायक के रूप में काम किया, जो एक साहित्यिक एजेंट था। 36कॉर्मन ने अपने खाली समय में एक स्क्रिप्ट लिखी और इसे एलाइड आर्टिस्ट्स में विलियम एफ. ब्रोडी को $2000 2023 में $22,691 के बराबर में बेच दिया। कॉर्मन ने कहा, डिक को यह मजेदार लगा और उसने मुझे खुद को कमीशन देने दिया। 37 मूल रूप से हाउस इन द सी कहा जाता है। इसे हाईवे ड्रगनेट 1954 नाम दिया गया और इसमें रिचर्ड कॉन्टे और जॉन बेनेट ने अभिनय किया। कॉर्मन ने फिल्म में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया, बस अनुभव के लिए। उद्धरण की आवश्यकता। कॉर्मन ने अपनी स्क्रिप्ट फीस और व्यक्तिगत संपर्कों का इस्तेमाल करके $12,000 2023 में $1,36,149 के बराबर जुटाए, ताकि अपनी पहली फीचर, एक साइंस फिक्शन फिल्म, मॉन्स्टर फ्रॉम द ओशन फ्लोर 1954 का निर्माण किया जा सके। इसका निर्माण कॉर्मन की अपनी कंपनी पालो ऑल्टो ने किया था
और रॉबर्ट एल लिपर्ट ने इसे रिलीज किया था। 38、फिल्म ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि कॉर्मन को एक और फिल्म रेसिंग कार थ्रिलर द फास्ट एंड द फ्यूरियस 1955 का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका निर्देशन इसके स्टार जॉन आयरलैंड ने किया और सहकलाकार डोरोथी मेलोन थीं। दशकों बाद निर्माता नील एच मोरिट्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स ने 2001 की फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस के लिए शीर्षक का लाइसेंस दिया, जिसने अंततः एक सफल फ्रेंचाइजी को जन्म दिया। मोरिट्स को प्रस्तावित शीर्षक रेसर एक्स, रेड लाइन, रेस वॉर्स और स्ट्रीट वॉर्स के बीच चयन करने में कठिनाई हुई और वह अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स की एक डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित हुए जिसमें कॉर्मन की फिल्म शामिल थी। मोरिट्स शीर्षक के उपयोग के लिए कॉर्मन को कुछ स्टॉक फुटेज के उपयोग का व्यापार करने में सक्षम थे। 3-9 कॉर्मन ने फिल्म को एक नई स्वतंत्र कंपनी, अमेरिकन रिलीजिंग कंपनी ARC को बेच। हालांकि कॉर्मन को रिपब्लिक और कोलंबिया से फिल्म के लिए कई प्रस्ताव मिले थे, लेकिन उन्होंने ARC के साथ जाने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने उन्हें 2 और फिल्में बनाने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम धनराशि देने का वादा किया था। 40 ARC के लिए कॉर्मन की दूसरी फिल्म थी जिसे उन्होंने निर्देशित करने का फैसला किया, 5 गन्स वेस्ट 1955, एक वेस्टर्न जो कि मेलोन और जॉन लुंड के साथ लगभग $60,000 में रंगीन बनी थी। 41 पटकथा रॉबर्ट राइट कैंपबेल ने लिखी थी, जिन्होंने कई और मौकों पर कॉर्मन के साथ काम किया था। कॉर्मन ने घोषणा की कि वह ARC के लिए 4 और प्रोजेक्ट बनाएंगे, हाई स्टील, कोबरा, फोर्ट्रेस बीनीथ द सी और कैंपबेल की एक अनाम फिल्म। 42 इसके बजाय कॉर्मन ने द बीस्ट विद अ मिलियन आइज 1955 पर कुछ बिना श्रेय के निर्देशन किया, फिर एक और वेस्टर्न, अपाचे वुमन 1955 बनाई, जिसमें लॉयड ब्रिजेस ने अभिनय किया, जिसे लू रूसॉफ ने लिखा था। कॉर्मन ब्राउन सविले रेड के बारे में चार्ल्स बी ग्रिफिथ द्वारा द डेविल ऑन हॉर्सबैक बनाने वाले थे। 44 लेकिन यह बहुत महंगा था। लुइसियाना ड्राइवाइन के मालिक वूलनर ब्रदर्स ने कॉर्मन की स्वैम्प वुमेन 1956 को वित्तपोषित किया, जो एक गर्ल सौंदलैम गाथा थी। वह 2 वेस्टर्न, द ओक्लाहोमा वूमन 1956 और गनस्लिंगर 1956, आयरलैंड के साथ के लिए ARC में लौट आए। गनस्लिंगर को ग्रिफिथ ने सह लिखा था, जो अगले 5 वर्षों में कॉर्मन के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया। उन्होंने कर्टिस हैरिंगटन से एक स्क्रिप्ट खरीदी, द गर्ल फ्रॉम बीनीथ द सी। 45 हैरिंगटन ने इसे कॉर्मन के लिए सालों बाद नाइट टाइड 1961 के रूप में बनाया। कॉर्मन के शुरुआती नियमित स्टॉक खिलाड़ियों में से एक, बेवर्ली गारलैंड ने उनके साथ काम करने के दिनों को याद किया। रोजर ने हमें कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करवाया, मुझे वह याद है। वह हमेशा मेरे लिए आकर्षक था, एक आकर्षक व्यक्ति और एक अच्छा व्यवसायी। उसके पास ऐसी अविश्वसनीय ऊर्जा थी, यह जबरदस्त था। वह आसपास रहने वाला एक डायनेमो था। मुझे हमेशा पता था कि वह एक बड़ी सफलता हासिल करने जा रहा है, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता था। उसने बस अपना मन बना लिया कि वह सफल होने जा रहा है और बस हो गया। 46 1957 से डबल फीचर, अटैक ऑफ द क्रैब मॉन्स्टर्स और नॉट ऑफ दिस अर्थ के लिए ड्राइव-इन विज्ञापन। कॉर्मन फिल्में ड्राइव-इन सर्किट पर लोकप्रिय थीं और आम तौर पर किशोर दर्शकों के लिए विपणन की जाती थीं। 47、ARC ने अपना नाम बदलकर अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स कर लिया। कॉर्मन को उनके प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया गया। उन्होंने निर्देशक के रूप में कॉर्मन की अगली फिल्म, विज्ञानकथा कहानी इट कॉन्करड द वर्ल्ड 1956 को वित्तपोषित किया। ग्रिफिथ द्वारा सहलिखित, यह द डे द वर्ल्ड एंडेड का अनुवर्ती था। यह एक बड़ी हिट थी। उन्होंने एक टीवी नाटक, द स्टेक का विकल्प चुना और उम्मीद की कि डाना एंड्रयूज इसमें अभिनय करेंगी। 48 यह कभी नहीं बना। इसके बजाय
एलाइड आर्टिस्ट्स के वाल्टर मिरिश ने द सर्च फॉर ब्राइडी मर्फी से प्रेरित होकर द अनडेड 1957 बनाने के लिए कॉर्मन को काम पर रखा। ग्रिफिथ ने पटकथा लिखी। जून में कॉर्मन ने एलाइड आर्टिस्ट्स के लिए एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाई, नॉट ऑफ दिस अर्थ 1957, जिसे ग्रिफिथ ने लिखा था। अगस्त 1956 में एआईपी ने हवाई में शूट की गई कॉर्मन हीस्ट मूवी नेकेड पैराडाइज 1957 को वित्तपोषित किया, जिसे ग्रिफिथ ने सह लिखा था। कॉर्मन ने इसे अपने पैसों से बनाई गई मूवी शी गॉड्स ऑफ शार्क रीफ 1958 के साथ बैक टू बैक शूट किया। अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी के लिए कॉर्मन ने एक रॉक एंड रोल क्विकल कार्निवल रॉक 1957 बनाया, जिसे हॉवको द्वारा रिलीज किया गया। रॉक ऑल नाइट 1957 ग्रिफिथ द्वारा लिखी गई एक डकैती वाली फिल्म थी, जिसे एक टीवी नाटक द लिटिल गाय से विस्तारित किया गया था, जिसमें संगीत में कार्य शामिल थे। 50 उन्हें दिसंबर 1957 में एआईपी के लिए रॉक एंड रोल गर्ल बनाना था। 51 अप्रैल 1957 में कॉर्मन ने घोषणा की कि वह लागत बचाने के लिए तब से लगातार 2 फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे। 52कॉर्मन ने 2 टीन गर्ल नॉयर बनाई, वुलनर ब्रदर्स के लिए टीनेज डॉल 1957 और एआईपी के लिए सुसान कैबोट अभिनीत सोरोरिटी गर्ल 1957। 53 एआईपी के लिए उन्होंने द सागा ऑफ द वाइकिंग वीमेन एंड देयर वॉयज टू द वाटर्स ऑफ द ग्रेट सी सरपेंट 1957 बनाई, जिसे अगस्त 1957 में शूट किया गया था। 54 उन्हें टोनी मिलर द्वारा टीनेज जंगल के साथ इसका अनुसरण करना था। 55 नॉट ऑफ दिस अर्थ और क्रैब मॉन्स्टर्स की सफलता के कारण एलाइड ने कॉर्मन को 1958 के लिए चारचित्र का सौदा दिया। 56कॉर्मन को मशीन गन केली 1958 के लिए अपनी पहली गंभीर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जो कि प्रसिद्ध गैंगस्टर की एआईपी बायोपिक थी, जिसने चार्ल्स ब्रॉन्सन को उनकी पहली प्रमुख भूमिका दी और कैबोट ने सह-अभिनय किया। कैंपबेल ने पटकथा लिखी थी। एआईपी के लिए भी उन्होंने रॉबर्ट वॉन के साथ टीनेज केवमैन 1958 किया, जिसका मूल शीर्षक प्रागैतिहासिक विश्व था। उन्होंने एलाइड आर्टिस्ट्स के लिए 2 फिल्मों का निर्माण करने में मदद की, दोनों ही लियो गॉर्डन की पटकथाओं पर आधारित थीं। हॉट कार गर्ल 1958 बर्नार्ड कोवाल्स्की द्वारा निर्देशित और उनके भाई जीन द्वारा निर्मित पहली फिल्म जो उन्होंने साथ में बनाई थी, गॉर्डन की पटकथा पर आधारित थी। और द क्राई बेबी किलर 1958, जिसने जैक निकोलसन को उनकी पहली अभिनीत भूमिका दी। 57उनके पास आई मोबस्टर 1958 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट था, जो एक गैंगस्टर कहानी थी जिसे एडवर्ड एल अल्पर्सन और कॉर्मन के भाई जीन ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए सहनिर्मित किया था। सितंबर 1958 में उन्हें एच. राइडर हैगार्ड की शी की रीमेक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थानों की खोज करने की सूचना मिली थी। 58 स्पुतनिक प्रक्षेपण का लाभ उठाने के लिए वॉर ऑफ द सैटेलाइट्स 1958 की परिकल्पना की गई और रिकॉर्ड समय में शूटिंग की गई। यह कला निर्देशक डैनियल हॉलर के साथ उनका पहला सहयोग था। कॉर्मन ने इरविन केर्शनर द्वारा निर्देशित स्टेकआउट ऑन डोप स्ट्रीट 1958 टीनेज केवमैन की बची हुई वेशभूषा का उपयोग करके एआईपी के लिए कोवाल्स्की द्वारा निर्देशित नाइट ऑफ द ब्लड बीस्ट 1958 और जॉर्ज हैमिल्टन के साथ उनकी पहली मुख्य भूमिका में। फिल्म ग्रुप द वास्प वूमन 1959 के एक दृश्य में बारबोरा मोरिस और सुजैन कैबोट। जनवरी 1959 में कॉर्मन ने घोषणा की कि वह वितरण में कदम रखेंगे। 60 1959 में कॉर्मन ने अपने भाई जीन के साथ मिलकर द फिल्म ग्रुप की स्थापना की, जो ड्राइव-इन और एक्शन हाउस के लिए डबल फीचर के रूप में कम बजट वाली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का निर्माण या रिलीज करने वाली कंपनी थी। 61 फरवरी 1959 में फिल्म ग्रुप ने घोषणा की कि वे 10 फिल्में रिलीज करेंगे।
उनकी पहली फिल्में हाई स्कूल बिग शॉट 1959 और टी बर्ड गैंग 1959 थीं, जिन्हें स्टेनली बिकमैन ने बनाया था। तो दोस्तों डेथ रेस 2008 की एक एक्शन मूवी है, उसका दूसरा पार्ट एक तरह से हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 22 अगस्त 2008 को इसका पार्ट 1 रिलीज़ हुआ था और बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स सुने, बढ़िया ठीक ठाक बोल सकते हैं एक तरह से वो देखने को मिला था। 45 से लगभग 65 मिलियन के बजट में इसे बनाया गया था और लगभग 75 मिलियन का इसने कलेक्शन किया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। लोगों द्वारा इसे बड़ा एक तरह से प्यार दिया गया और फिर अब इसका दूसरा पार्ट आने के चांस एक तरह से बढ़ चुके हैं। बाकी कोई एक तरह से ऑफिशियल टीजर या ट्रेलर अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जैसे कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आज की ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।